टारगेट ऑनलाइन एजुकेशन में एक बार फिर से सभी साथियों का स्वागत है। जैसा कि सुपर टीटी की तैयारी शुरू हो चुकी है, आज से आप लोगों का क्लास भी आरंभ हो गया है। आज 6 बजे से पहली कक्षा आरंभ हो रही है, तो जो भी साथी नहीं ज्वाइन किए ज्वाइन कर लीजिए। आज हम लोग संविधान को देखेंगे। सुपर टीटी के लिए जो बीपीएससी के द्वारा आयोजित होगी, वो उसके लिए संविधान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो आज हम देखेंगे संविधान को। सबसे पहले जान लेंगे कि संविधान क्या है। जिस तरह से परिवार में एक मुखिया होता है, उसी तरह से राष्ट्र में एक ऐसी किताब जिसके द्वारा सारे नियमों को लिखा जाता है, उसी नियम के अनुसार शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। तो भारत में भी संविधान वह किताब है जिसके द्वारा सारे नियमों को अपनाकर हम लोग शासन व्यवस्था को चलाते हैं। क्या है संविधान? संविधान नियमों, उपनियमों एवं का एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसके अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है। किसके द्वारा है? नियम है, सेक्शन सब सेक्शन होता है। यह देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है। संविधान राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थापना, उनकी शक्तियों तथा दायित्वों का सीमांकन एवं जनता द्वारा राज्य के मध्य संबंधों का विनियमन करता है। तो क्या है संविधान? कि संविधान के द्वारा ही कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है, उसके नियुक्ति और कार्यों की रूपरेखा तय करता है। साथ ही साथ विधायिका के बीच में और जनता के बीच में क्या संबंध है, उसको दिखलाने का काम करता है। तो ये सारे प्रारूप जो तय होते हैं वो संविधान के द्वारा प्रारूप होते हैं। तो कहने का मतलब संविधान क्या है? कि संविधान के द्वारा ही किसी भी देश की रूपरेखा, किसी भी देश की आधारभूत संरचना का अध्ययन किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग संविधान के महत्व को देखते हैं कि संविधान का क्या महत्व है। क्या है कि संविधान यह सुनिश्चित करता है कि कानून कौन बनाएगा। कि संविधान के द्वारा ही कानून बनाने की प्रक्रिया तय की जाती है। कि कुछ ऐसे कानून है जिसको संसद बनाते हैं, कुछ ऐसे बदलाव है जिसको 2/3 बहुमत से बदलाव करते हैं, कुछ ऐसे प्रदेशों के नाम में बदलने हैं तो उसको साधारण बहुमत से बदलाव करते हैं। तो ये सारे नियम कहाँ वर्णित हैं? संविधान में वर्णित हैं, जिसके द्वारा हम लोग उसके नियमों को अपनाकर शासन व्यवस्था को चलाते हैं। कहा कि समाज में शक्ति के मूल वितरण को भी स्पष्ट करता। तो शक्तियों के मूल वितरण को क्या है? कि शक्तियों का बंटवारा किया गया है कि सारे, चाहे विधायिका हो, न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, सबको अलग अलग शक्तियों का बंटवारा किया गया है। सबकी सीमा तय की गई है और उसी सीमा के अंतर्गत क्या होता है, सभी अपने प्रशासनिक अधिकारों को स्वीकार करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत ही जरूरी है, इसलिए हम लोग पहले कॉन्सेप्ट क्लास करेंगे और इसके बाद हम लोग इसके जुड़े हुए प्रश्न उत्तर को देखेंगे। चलिए देखते हैं, समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी तथा सरकार का निर्माण कैसे होगा, यह निर्धारित करता है। कौन निर्धारित करता है? संविधान निर्धारित करता है। तो आज शाम 6 बजे से क्लास स्टार्ट हो रहा है सुपर टीटी का। सुपर टीटी का आज पहली कक्षा हो रही है 1 to 5 के लिए। तो 6 बजे से तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए ये नंबर है, इस पर आप लोग टारगेट बीपीएससी से लिखिए तो आप लोग डेमो क्लास से भी जुड़ सकते हैं। चलिए देखते हैं कि संविधान राज्य व्यवस्था के 3 प्रमुख अंग कौन कौन? एक कार्यपालिका, एक विधायिका एवं एक न्यायपालिका की स्थापना करता है तथा उनकी शक्तियों एवं अधिकारों को परिभाषित करता है। तो मेन मुख्य रूप से 3 चीजों को देखना है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इन्हीं तीनों चीजों के इर्द गिर्द हमारी शासन व्यवस्था चलती रहती है। कहा कि यह राज्य के संविधान राज्य के अंगों के अधिकार को मर्यादित कर उन्हें निरंकुश एवं तानाशाह होने से रोकता है। तो संविधान क्या करता है? संविधान के द्वारा किसी राज्य की सीमा को तय करते हैं हम लोग, साथ ही साथ उसके अधिकार क्षेत्र क्या है इसको वो संविधान तय करता है। संविधान के द्वारा ही क्या कर सकते हैं, हम तुलना करते हैं कि कौन सी शासन व्यवस्था बेहतर है, कौन सी शासन व्यवस्था बेहतर नहीं है। राज्य अपने अधिकारों का प्रयोग, अपने प्रशासनिक क्षेत्रों का प्रयोग किसके अनुसार करेगी? तो संविधान के अनुसार करेगी। और संविधान ही शासन व्यवस्था को क्या करता है? बांधे रखता है और उसे निरंकुश एवं तानाशाह बनाने से रोकता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। संविधान के पहली कक्षा की कॉन्सेप्ट क्लास में हम लोग हैं, जहां इसके बाद हम लोग प्रश्न उत्तर को भी देखेंगे। पहले कॉन्सेप्ट जरूरी है क्योंकि बीपीएससी डीपली पूछती है। संविधान एक आईना है जिसमें उस देश के भूत, वर्तमान और भविष्य की झलक मिलती है। संविधान के द्वारा ही तय होता है कि हम जो योजना बना रहे हैं वो योजना कहां तक सफल होगी।
जो भी योजना बना रहे हैं ये देश के विकास के लिए, किसी राज्य के विकास के लिए, समाज में व्यक्तियों के लिए कहाँ तक कारगर सिद्ध होगी, समाज के जो पिछले पंक्तियों में बैठे हुए, समाज के अंतिम पंक्तियों में जो बैठे हैं उन तक योजनाओं का लाभ कैसे मिला, कैसे उनको भी समानता का लाभ मिले और कैसे वो मुख्य धारा में शामिल हो, इन सारे चीजों को संविधान तय करता है और उसी से भूत, वर्तमान और भविष्य की झलक मिलती है कि आने वाला राष्ट्र, आने वाला समय में राष्ट्र किस स्थिति में रहेगा, यह संविधान और शासन व्यवस्था तय करती है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कैबिनेट मिशन योजना 1946 को देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना 1946 कि भारत की राजनीतिक समस्या के समाधान के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा। कब भेजा? 1946 में। तो ये अक्सर पूछता है कि कैबिनेट मिशन कब आया था, तो 1946। पहला प्रश्न तो यही याद रखना है। तो क्या किया? भारत की राजनीतिक समस्या के समाधान के लिए ब्रिटिश भारत ने कैबिनेट मिशन भारत को भेजा और इस मिशन में ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य थे। ये काफी इंपोर्टेंट है, याद रखना है कि 1946 में जो 3 सदस्य भेजे गए थे उसमें 3 सदस्य कौन कौन थे? कौन कौन थे याद रखना है। पहले जो थे वो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। 3 नाम याद रखेंगे, एक पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, तीनों नाम याद रखेंगे जो काफी इंपोर्टेंट है। तो कैबिनेट मिशन योजना जब भारत आई थी तो 3 सदस्य के साथ आई थी, इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। मिशन की मुख्य बातें निम्नलिखित थी। तो 1946 की जो मिशन थे उसको महत्वपूर्ण बातें क्या क्या थी उसको देखते हैं हम लोग। चलिए क्या थी बातें कि ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलाकर एक भारतीय संघ का गठन किया जाएगा। तो कैबिनेट मिशन ने सबसे पहला प्रस्ताव क्या दिया? डीपली पढ़ना है आप लोगों को। तो सबसे पहला प्रस्ताव दिया कि ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलाकर एक भारतीय संघ का गठन किया जाएगा। फिर क्या कहा कि विदेश, रक्षा और संचार विभाग संघ के अधीन होंगे और संघ कोई इनके लिए धन एकत्रित करने का अधिकार होगा। क्या करेंगे? मतलब विदेश, रक्षा और संचार विभाग जो होगा वो संघ के अधीन होगा, मतलब केंद्र के अधीन होगा। आज भी केंद्र के अधीन है। फिर कहा कि संघ की अपनी कार्यपालिका और विधायिका होगी जिसमें ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासत के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अब क्या कहा कि अब जो संघ का जो कार्यपालिका और विधायिका होगा, तो जो हम लोगों ने ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलाकर एक भारतीय संघ का गठन किया था वे इसमें शामिल होंगे और उसके प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। चलिए आगे देखते हैं। क्या कहा इन्होंने? फिर कैबिनेट मिशन योजना ने ही कहा कि कुछ प्रांत मिलकर अपने अलग अलग समूह बना सकते हैं तथा प्रांतीय कार्यपालिका और विधायिका के अतिरिक्त अपनी सामूहिक कार्यपालिका और विधायिका का निर्माण कर सकते हैं। मतलब प्रांत जो है, जैसे प्रांतों को मिलाया गया तो प्रांत भी जो है अलग अलग समूह बना सकते हैं और कार्यपालिका और विधायिका के अतिरिक्त सामूहिक कार्यपालिका और विधायिका का निर्माण कर सकते हैं। आगे देखिए, कहा कि संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का निर्वाचन शीघ्र होना चाहिए। अब देखिए, अब कैबिनेट मिशन योजना आई, उन्होंने अपना प्रस्ताव दिया, लेकिन इस प्रस्ताव में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। विवाद की स्थिति क्या उत्पन्न हो गई कि प्रारंभ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही कैबिनेट मिशन प्लान को स्वीकार किया। क्या किया कि प्रारंभ में जो है मुस्लिम लीग और कैबिनेट मिशन दोनों ने प्लान को स्वीकार किया, लेकिन क्या किया कि बाद में मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया। तो ये अक्सर पूछता है कि कैबिनेट मिशन योजना 1946 को किसने अस्वीकार कर दिया? तो मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया और पाकिस्तान के निर्माण के लिए 16 अगस्त 1946 से प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस डायरेक्ट एक्शन डे आरंभ कर दी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना के 1946 के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और क्या मांगा? पाकिस्तान के लिए 16 अगस्त 1946 से प्रत्यक्ष कार्रवाई डायरेक्ट एक्शन डे आरंभ कर दिया। पाकिस्तान की मांग के लिए यहीं से उनकी मांग शुरू हो गई। अब देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा क्या क्या प्रावधान किए गए। कहा कि इस अधिनियम के द्वारा माउंटबेटन योजना को वैधानिक रूप दिया गया और इसके अंतर्गत की गई प्रमुख निम्नलिखित बातें थी। अब हम लोग भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की कुछ प्रमुख बातों को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। चलिए कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण है, पहला देखते हैं हम लोग। पहला कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे और ब्रिटिश सरकार उनको सत्ता सौंप देगी और सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपा जाएगा। तो पहला ये आ गया
जो 1947 में जो नियम बना, तो ये नियम का प्रस्ताव आया। पहला क्या कि 15 अगस्त 1947 को 2 खंडों में विभाजित हो जाएगा। प्रत्येक अधिराज्य में गवर्नर जनरल होगा, जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा। अब जो 2 राज्य बनेंगे तो उसमें 2 गवर्नर चाहिए स्वतंत्रता से पहले। तो क्या चाहिए? 2 गवर्नर होंगे, जिसकी नियुक्ति कौन करेंगे? इंग्लैंड के सम्राट करेंगे। क्योंकि वो क्या था, इंग्लैंड ही आजादी दे रहा था उस समय में। उसी समय में 2 भागों में बंटने के बाद दोनों राज्य के लिए चलाने के लिए गवर्नर जनरल की नियुक्ति इंग्लैंड के सम्राट करेंगे। नए संविधान का निर्माण होने तक दोनों राज्यों का प्रशासन भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार लाया जाएगा। आप देखते होइएगा कि अपने संविधान का 70% हिस्सा लगभग भारत सरकार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ही लिया जाता है। तो अंग्रेजों ने क्या कहा, जब नया संविधान जब तक निर्माण नहीं होता है, तब तक दोनों राज्यों, पाकिस्तान का भी और भारत का भी जो शासन व्यवस्था चलेगा, वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार ही चलता रहेगा। फिर क्या कहा इन्होंने, चलिए आगे देखते हैं। क्या कहा कि भारत सचिव का पद समाप्त करके उसके स्थान पर राष्ट्रमंडल के सचिव की नियुक्ति की जाएगी। भारत सचिव का चूंकि क्या था, भारत सचिव का पद था उस समय में, अब उसको समाप्त करने की बात हुई और राष्ट्रमंडल के सचिव की नियुक्ति की बातें हुई। कहा कि देशी रियासतों पर ब्रिटेन की संप्रभुता का अंत कर दिया गया। उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और अपने भावी संबंधों का निश्चय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। क्या किया गया, अब देशी रियासत थे जो ब्रिटेन की संप्रभुता, ब्रिटेन के राज्य के अंतर्गत आते थे, अब उसको स्वतंत्रता दी गई कि अब आप पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं या भारत में शामिल होना चाहते हैं, आप शामिल हो सकते हैं। फिर आया रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जिसके द्वारा क्या कहा गया कि सन 1774 में कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। तो अक्सर ये पूछता है, इसको याद रखेंगे कि 1774 ईस्वी में कोलकाता में क्या स्थापित किया गया, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। कौन थे? सर एलिजा इम्पे। इसको बिल्कुल नहीं भूलना है कि 1774 ईस्वी में जो कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की नींव रखी गई, उसके न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। ये काफी इंपोर्टेंट है। ऐसे ही प्रश्नों को बीपीएससी पूछती है, जो आपका ऑनलाइन फैक्ट नहीं दे के थोड़ा सा डेप्थ में पूछने का प्रयास करती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे की भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा मुस्लिम लीग समुदाय के लिए पृथक निर्वाचक मंडल अथवा निर्वाचन क्षेत्र का गठन किया गया। अब 1909 ईस्वी में क्या किया गया, 1909 में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल, कि मुसलमानों के लिए क्या हो कि अलग चुनाव का क्षेत्र हो, उनके द्वारा जो है सीट रिजर्वेशन कर दिया जाए। और यहीं से विवाद शुरू हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था। तो फिर भारत शासन अधिनियम 1919, जिसको हम लोग मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, उसको याद रखना है। फिर भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई। तो ये काफी अक्सर पूछता रहता है कि प्रांतों में द्वैध शासन कब स्थापना किया गया, तो 1919 ईस्वी में। प्रांतों में द्वैध शासन कब, 1919 ईस्वी में। इसको भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा ही लोक सेवा आयोग का गठन किया, अक्सर पूछता है। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में संघीय शासन प्रणाली की आरंभ की गई। तो इसको भी याद रखना है, दोनों बिंदु। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना हुई। तो इसको भी याद रखेंगे, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही केंद्र में द्वैध शासन की प्रणाली आरंभ हुई थी। और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। काफी वीवीआई है, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, अब हमारा क्या है कि 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती ली आयोग की सिफारिश पर के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया, 1926 में। किसके अनुशंसा पे, तो ली आयोग के अनुशंसा पे 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। फिर क्या हुआ, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत की गई। संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में की गई। फिर वायस राय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के सभी राजनीतिक दलों से विचार विमर्श के पश्चात 3 जून 1947 को
भारत के विभाजन की योजना प्रस्तुत की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है। अक्सर पूछता है माउंटबेटन योजना, तो याद रखेंगे 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के सभी राजनीतिक दलों से विचार विमर्श किया और 3 जून 1947 को भारत के विभाजन की योजना प्रस्तुत की और इसी को हम लोग माउंटबेटन योजना कहते हैं। ये माउंटबेटन योजना का कॉन्सेप्ट है। 3 जून 1947 याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 18 जुलाई की घटना को देखते हैं कि 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। 1947 को कब? 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। 1927 की साइमन कमीशन की रिपोर्ट और 1928 की नेहरू समिति की रिपोर्ट ने भारत शासन अधिनियम 1935 की पृष्ठभूमि तैयार की। तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब? 1937 में, 27 में, 1928 में नेहरू समिति की रिपोर्ट, और दोनों ने मिलकर भारत शासन अधिनियम 1935 की पृष्ठभूमि तैयार की थी। आगे देखिए 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति हुई और समस्त शक्तियां दो नए स्वतंत्र डोमिनियन भारत और पाकिस्तान को हस्तांतरित की गई। 14-15 अगस्त मतलब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत दो डोमिनियन स्टेट के रूप में अस्तित्व में आया और पाकिस्तान को अलग कर दिया गया, भारत को भी अलग कर दिया गया और दोनों को डोमिनियन स्टेट के रूप में मान्यता दी गई। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड माउंटबेटन, 15 अगस्त 1947 से 1948 तक। इसको बड़ा डाटा, ये डाटा भी याद रखने का प्रयास कीजिए क्योंकि बीपीएससी ऐसे ही, ये नहीं है कि आपका ऑनलाइन फैक्ट रटने वाला प्रश्न पूछ दे। वो जो भी प्रश्न पूछेगी वो कॉन्सेप्ट बेस्ड रहेगा, तो आप लोग कॉन्सेप्ट को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। अगर आपका प्रश्न पूछ दे नेहरू को किसने शपथ दिलाई प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने। किसने? लॉर्ड माउंटबेटन ने। 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया। कब? 1946 में। अब आगे देखिए चलिए अब स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे, जो 21 जून 1948 से 1950 तक रहे थे। अक्सर पूछता है प्रश्न, बीपीएससी के द्वारा ही पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। तो जो भी शिक्षक साथी सुपर टीईटी का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो इस नंबर पे संपर्क करें। उनके लिए डेमो क्लास की भी व्यवस्था है, अलग अलग विषय के अलग अलग टीचर है। अभी आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स और मैथ की कक्षा आरंभ हो रही है, तो जो भी साथी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर लीजिए। 8 मई, आज ही 8 मई को शाम 6 बजे से आपका बैच आरंभ हो रहा है, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये हम लोगों ने संविधान की पहली कक्षा में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को देखा है। अगली कक्षा में हम लोग इससे जुड़े हुए लगभग 30-40 प्रश्नों के सेट को देखेंगे और उसके बाद हम लोग संविधान निर्माण के पृष्ठभूमि को देखेंगे और इस तरह से हम आगे संविधान को आगे बढ़ाएंगे। फिर हम लोग मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और फिर आगे जाके विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका को देखेंगे और इस तरह से हम लोग संविधान की कक्षा को अंतिम रूप देंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद।